कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो पूरे प्रोजेक्ट की किस्मत को तय करता है, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज इसे ही किया जाता है और वो है BOQ यानी कि बिल ऑफ क्वांटिटीज़। बहुत सारे इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर BOQ को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अगर BOQ में जरा सी भी गलती हो जाए तो वो गलती आपको लाखों रुपए का नुकसान भी करवा सकती है। इसलिए आज हम इसी महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। टॉपिक है हाउ BOQ एरर्स कॉज ह्यूज पेमेंट लॉस, और समझेंगे कि BOQ की छोटी छोटी गलतियां कैसे बड़े आर्थिक नुकसान में बदल सकती है, यानी कि फाइनेंशियल लॉस आपको दे सकती है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि BOQ होता क्या है। BOQ एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पूरे प्रोजेक्ट के हर काम की क्वांटिटी, उसकी मेजरमेंट यूनिट और उस काम के रेट का विवरण दिया जाता है। इसमें एक्सकवेशन, PCC, RCC, ब्रिक वर्क, प्लास्टर, फ्लोरिंग, पेंटिंग और भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन आइटम वो सभी इसमें शामिल होते हैं। कॉन्ट्रैक्टर इसी BOQ के आधार पर टेंडर भरता है और बाद में पेमेंट भी इसी के अनुसार उनको मिलती है। इसलिए अगर BOQ सही नहीं है तो आपका पूरा फाइनेंशियल प्लान भी गलत हो सकता है। अब सोचिए कि अगर BOQ में दी गई क्वांटिटी ही गलत हो तो क्या होगा। मान लीजिए BOQ में एक्सकवेशन की मात्रा 1000 क्यूबिक मीटर दी गई है, लेकिन आप जब साइट पर काम शुरू करते हैं तो पता चलता है कि असल में 1300 क्यूबिक मीटर खुदाई करनी पड़ेगी। अब आप 300 क्यूबिक मीटर ज्यादा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका पेमेंट आपको नहीं मिलेगा क्योंकि ये BOQ में शामिल ही नहीं है। ये वही स्थिति है जहां से आपका नुकसान शुरू होता है। अगर खुदाई का रेट 300 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर है तो आप यहाँ पे सीधे सीधे 90,000 रुपए का नुकसान उठा रहे हैं, और ये सिर्फ एक आइटम का उदाहरण है। इन सब लॉस से बचने के लिए हमें क्वांटिटी को वापस से अमेंड करवाना होता है, जो कि थोड़ा लेंथी प्रोसेस है। BOQ में दूसरी बड़ी गलती होती है जरूरी आइटम का छूट जाना। कई बार BOQ तैयार करते समय कुछ महत्वपूर्ण काम उसमें शामिल ही नहीं होते हैं, जैसे वाटरप्रूफिंग, DPC, क्यूरिंग, स्कैप फोल्डिंग या साइट क्लीनिंग। अब ये सभी काम साइट पर करना अनिवार्य है, जरूरी है, लेकिन ये BOQ में नहीं है, इसलिए इनके लिए आपको कोई अलग पेमेंट नहीं मिलेगा। कई बार कॉन्ट्रैक्टर ये सोचकर काम शुरू कर देता है कि बाद में एक्स्ट्रा क्लेम कर लेंगे, लेकिन वास्तविकता में ज्यादातर केसेस में क्लेम रिजेक्ट हो जाता है और पूरा खर्चा कॉन्ट्रैक्टर को खुद उठाना पड़ता है। तीसरी गलती होती है आइटम का गलत विवरण। BOQ में कई बार किसी काम का डिस्क्रिप्शन सही नहीं दिया जाता, जैसे BOQ में RCC M20 लिखा है, लेकिन एक्चुअल साइट पर M25 ग्रेड की जरूरत होती है। अब M25 में ज्यादा सीमेंट और स्टील लगेगा, जिससे आपकी लागत यहाँ पे बढ़ने वाली है, लेकिन आपको पेमेंट M20 के हिसाब से ही मिलने वाला है। इससे सीधा आर्थिक नुकसान आपको होगा और प्रोजेक्ट की प्रॉफिट भी यहाँ पे प्रभावित हो सकती है। एक और गंभीर गलती होती है यूनिट में गड़बड़ी। कई बार किसी आइटम की यूनिट गलत डाल दी जाती है, जैसे क्यूबिक मीटर की जगह स्क्वायर मीटर या रनिंग मीटर की जगह नंबर। ये छोटी सी गलती पूरी बिलिंग सिस्टम को प्रभावित कर सकती है और कॉन्ट्रैक्टर को सही पेमेंट नहीं मिल पाती। अब बात करते हैं सबसे खतरनाक गलती, और वो है रेट एनालिसिस में गलती। कई कॉन्ट्रैक्टर टेंडर जीतने के लिए कम रेट डाल देते हैं बिना ये समझे कि उनकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है। उन्हें लगता है कि बाद में एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन में ऐसा बहुत कम संभव होता है। मान लीजिए आपने RCC का रेट 5,500 रुपए प्रति क्यूबिक मीटर डाल दिया, जबकि आपको एक्चुअल लागत 6,000 रुपए वहां पे पड़ रही है। अब हर क्यूबिक मीटर पर आपको 500 रुपए का नुकसान हो रहा है। अगर पूरे प्रोजेक्ट में 1500 क्यूबिक मीटर RCC है तो सोचिए आपका कुल नुकसान यहाँ पे 7.5 लाख रुपए हो जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी समस्या होती है BOQ और ड्राइंग का मिसमैच। कई बार ड्राइंग में जो काम दिया गया है वो BOQ में अलग होता है, जैसे ड्राइंग में ज्यादा कॉलम या ज्यादा स्लैब थिकनेस हो सकती है, लेकिन BOQ में कम क्वांटिटी दी गई होती है। अगर आपने सिर्फ BOQ देखकर टेंडर भरा और ड्राइंग को वेरीफाई नहीं किया तो बाद में आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा और उसका पेमेंट आपको मिलने वाला भी नहीं है। अब एक रियल एग्जांपल से इसे समझते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर ने एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट लिया जिसमें BOQ में प्लास्टर की मात्रा 4000 स्क्वायर मीटर दी गई थी, लेकिन एक्चुअल ड्राइंग के अनुसार प्लास्टर 5200 स्क्वायर मीटर होना था। कॉन्ट्रैक्टर ने BOQ पर भरोसा किया और ड्राइंग को ठीक से चेक नहीं किया। जब काम पूरा हुआ तो 1200 स्क्वायर मीटर प्लास्टर का पैसा उसे नहीं मिला। अगर प्लास्टर का रेट 150 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर था तो उसका नुकसान 1,80,000 रुपए का हो गया। यही कारण है कि BOQ को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती होती है। ये सिर्फ एक कागज नहीं है, बल्कि ये आपके पूरे प्रोजेक्ट की आर्थिक नींव है। अगर इसमें गलती है तो इससे आपका प्रॉफिट सीधे प्रभावित होगा।
अब सवाल यह है कि ये गलतियां होती ही क्यों है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है जल्दबाजी और प्रॉपर चेकिंग का अभाव। कई बार टेंडर भरने के लिए बहुत कम समय मिलता है और लोग बिना पूरी जांच के बीओक्यू सबमिट कर देते हैं। दूसरा कारण है अनुभव की कमी, जहां इंजीनियर या कॉन्ट्रैक्टर हर डिटेल को समझ नहीं पाता। लेकिन एक प्रोफेशनल वही होता है जो बीओक्यू को पूरी गंभीरता से ले, हर क्वांटिटी को वेरीफाई करे और हर आइटम को समझ कर ही रेट डाले। तो असली समझदारी यही है कि इन गलतियों को होने से पहले ही इसे रोकना, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन गलतियों से बचना ही असली स्किल है। अब हम विस्तार में समझेंगे कि कैसे आप बीओक्यू एरर से बच सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल लॉस से सुरक्षित रख सकते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है बीओक्यू की पूरी तरीके से जांच करना। जब भी आपको कोई टेंडर डॉक्यूमेंट मिलता है तो उसे सिर्फ सरसरी नजर से देखकर छोड़ देना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। आपको बीओक्यू को लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए। हर आइटम की क्वांटिटी, यूनिट और डिस्क्रिप्शन को ध्यान से समझना चाहिए। आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि उस आइटम में क्या क्या काम शामिल है और क्या क्या एक्सक्लूडेड है। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण स्टेप है बीओक्यू को ड्राइंग के साथ क्रॉस चेक करना। बहुत सारे इंजीनियर यही गलती करते हैं कि वो सिर्फ बीओक्यू देखकर टेंडर भर देते हैं और ड्राइंग को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि असली सच्चाई ड्राइंग में छिपी हुई होती है। जब आप बीओक्यू और ड्राइंग को साथ में देखते हैं तो आपको कई सारी डिस्क्रिपेंसी मिल सकती है। जैसे ड्राइंग में ज्यादा कॉलम दिख सकते हैं लेकिन बीओक्यू में उनकी क्वांटिटी कम हो सकती है, या स्लैब थिकनेस ड्राइंग में ज्यादा हो सकती है और बीओक्यू में कम। ऐसे केसेस में आपको तुरंत अलर्ट हो जाना चाहिए और क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए अपने क्लाइंट से। तीसरा महत्वपूर्ण स्टेप है खुद से रफ एस्टिमेट टेक ऑफ करना। आपको हर आइटम की डिटेल कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक अप्रॉक्सीमेट कैलकुलेशन जरूर करनी चाहिए। इससे आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि बीओक्यू में दी गई क्वांटिटी सही है या नहीं। चौथा स्टेप है हर आइटम का प्रॉपर रेट एनालिसिस करना। कभी भी अंदाजे से रेट नहीं डालना चाहिए। आपको मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मशीनरी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, वेस्टेज, ओवरहेड्स और प्रॉफिट, इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखकर ही रेट तय करना चाहिए। बहुत बार कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ कंपटीशन के चक्कर में रेट कम कर देते हैं, लेकिन बाद में वही डिसीजन उसे भारी पड़ता है। इसलिए हमेशा रियलिस्टिक रेट डालना चाहिए ताकि प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल हो। पांचवा स्टेप है हिडन कॉस्ट को पहचानना। बीओक्यू में कई सारे कुछ हिडन इनडायरेक्ट कॉस्ट शामिल होते हैं, जैसे साइट सेटअप, टेम्पोररी वर्क्स, सेफ्टी अरेंजमेंट्स, क्यूरिंग वर्क, डी वाटरिंग आदि। ये सभी खर्चे छोटे छोटे लगते हैं लेकिन मिलकर एक बड़ा अमाउंट बन जाता है। अगर आपने इनका ध्यान नहीं रखा तो आपका प्रॉफिट धीरे धीरे खत्म हो सकता है। छठा स्टेप है साइट विजिट करना। ये एक बहुत जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाला स्टेप है। जब आप साइट विजिट करते हैं तो आपको कई प्रैक्टिकल चीजें समझ में आती हैं, जैसे सॉइल कंडीशन कैसी है, पानी की अवेलेबिलिटी कैसी है, मटेरियल ट्रांसपोर्ट में क्या चैलेंजेस है, लेबर आसानी से मिल रही है या नहीं। ये सभी फैक्टर्स आपके प्रोजेक्ट कॉस्ट को डायरेक्टली प्रभावित करती है। सातवां स्टेप है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन मेंटेन करना। अगर कंस्ट्रक्शन के दौरान कोई एक्स्ट्रा वर्क होता है या डिजाइन चेंज होता है तो आपको तुरंत क्लाइंट या कंसल्टेंट को इन्फॉर्म करना चाहिए और उसका रिटन अप्रूवल भी लेना चाहिए। बहुत बार कॉन्ट्रैक्टर एक्स्ट्रा वर्क कर लेते हैं लेकिन उसके पास कोई रिटन प्रूफ नहीं होता और बाद में पेमेंट क्लेम करने पर उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए हर इंस्ट्रक्शन और चेंज का प्रॉपर रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। आठवां स्टेप है रिस्क और कंटीजेंसी को ध्यान में रखना। कंस्ट्रक्शन में हमेशा कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है, जैसे बारिश, लेबर इशू, मटेरियल प्राइस इंक्रीज या डिजाइन चेंजेस। इसलिए आपको अपने रेट में थोड़ा बफर रखना बहुत जरूरी है ताकि ऐसी सिचुएशन में आपको नुकसान ना हो। अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से इसे समझते हैं। मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग प्रोजेक्ट लिया और आपने बीओक्यू को सही तरीके से वेरीफाई किया, ड्राइंग से मैच किया और प्रॉपर रेट एनालिसिस किया। काम के दौरान आपको पता चला कि वाटरप्रूफिंग का आइटम बीओक्यू में शामिल ही नहीं है। आपने तुरंत क्लाइंट को इन्फॉर्म किया और उसका रिटन अप्रूवल लिया। अब जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ तो आपको आपका वाटरप्रूफिंग का एक्स्ट्रा पेमेंट मिल गया। अगर आपने ये स्टेप नहीं लिया होता तो आपको पूरा खर्च खुद उठाना पड़ता और आपका प्रॉफिट भी यहाँ पे कम हो जाता। यही फर्क होता है एक एवरेज कॉन्ट्रैक्टर और एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर में। एक एवरेज कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ काम करता है, जबकि एक प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर प्लानिंग और एनालिसिस दोनों के साथ काम करता है। याद रखिए, कंस्ट्रक्शन में सफलता सिर्फ अच्छा काम करने से नहीं मिलती, बल्कि सही प्लानिंग और सही कैलकुलेशन से मिलती है। और बीओक्यू वही जगह है जहां से आपकी सफलता या असफलता तय होती है।
अगर आपने BOQ को सही तरीके से समझ लिया और उसमें होने वाली गलतियों से बचना सीख लिया तो आप न सिर्फ अपने लॉसेस को रोक सकते हैं बल्कि अपने प्रॉफिट को भी कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा सतर्क रहिए, हर डिटेल पे ध्यान दीजिए और स्मार्ट तरीके से काम कीजिए ताकि आपका प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल और सक्सेसफुल बने। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।